हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रैपिड फायर करंट अफेयर्स विद यूपीएससी अखाड़ा। इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं बच्चे, दैट इज दी सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2026। कंपैरेटिवली जो हमारा फरवरी का सेकेंड वीक रहा है ये थोड़ा सा इजी रहा है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो न्यूज़ आई हैं वो या तो ऐसी आई हैं कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, और ये ऐसी न्यूज़ है कि आपने एक बार ही कवर करी, इसमें से अगर सवाल डायरेक्टली आ गया तो आ गया, इनडायरेक्टली इसकी इंप्लीकेशन आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। इस टाइप के जो करंट अफेयर्स होते हैं ये सीमिंगली तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन इनमें ना कुछ कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं इसको याद रखने के लिए। तो आज के हमारे टॉपिक्स कुछ ऐसे ही हैं, पर टॉपिक्स बहुत इजी होने वाले हैं आज के। पहला हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक का जो हेडिंग है दैट इज कि इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज। थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में पढ़ाता हूं आपको। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया ना अभी एनर्जी ट्रांजिशन में है ना, मतलब कि हम अपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को रिप्लेस करना चाहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। तो ये एक एनर्जी ट्रांजिशन है, एक पैराडाइम शिफ्ट है कि हम अपनी प्राइमरी एनर्जी कहाँ से ले रहे थे, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बर्निंग वगैरह से, राइट, है ना, कोल बर्निंग, इस टाइप की चीज़ों से हम अपनी एनर्जी जो है वो ले रहे थे। गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल्स, राइट, घरों में जो बिजली आ रही है वो थर्मल प्लांट से आ रही है। तो हम अभी तक जो है वो नॉन रिन्यूएबल के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे थे। इंडिया ट्रांजिट कर रहा है आपका रिन्यूएबल्स की तरफ। ठीक है बच्चे, अब जब रिन्यूएबल्स की तरफ ट्रांजिट कर रहा है तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने वाला है ना, और चेंज आना चाहिए तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, और कैसे आपको कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर ट्रांजिशन की बात करें कि सोलर एनर्जी के ऊपर इंडिया ट्रांजिट करेगा, है ना, और इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। आईएसए का फाउंडिंग मेंबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, राइट, और उसको एनहेंस भी कर रहा है। सोलर एनर्जी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो दिन में तो ठीक है, चलो सूरज आ रहा है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। एक गैप आता है उसके अंदर कम से कम 12 घंटे का, जिसके अंदर सूरज नहीं है, सन नहीं शाइन कर रहा है। उस मौके पे आपको चाहिए स्टोरेज डिवाइस, एक बैटरी। तो जितनी भी आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो आपके एक्सटर्नल वेदर डिपेंडेंट होती हैं, और उसके अंदर आपको एक स्टोरेज सोर्स चाहिए जो कि आपका होता है एक बैटरी। ठीक है, अब वो जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है, राइट। लेकिन लिथियम जो है आपका एज अ रिसोर्स ये कंसंट्रेटेड है। किस मामले में? इसके ओरिजिन के मामले में भी, कि कहां पे इसके डिपॉजिट सबसे ज्यादा है, ठीक है, उस मामले में भी कंसंट्रेटेड है, प्लस इस मामले में भी कंसंट्रेटेड है कि लिथियम से बैटरीज कौन सा रीजन प्रोड्यूस करके दे रहा है। एक जगह से लिथियम आ रहा है, एक जगह से बैटरी प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों कंसंट्रेटेड है, राइट। वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसी कंट्री जो कि एनर्जी में ट्रांजिशन कर रही है, जिसको बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, हम ईवी पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं, हम बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, राइट, जहां पे एनर्जी ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है, ऐसी कंट्री के अंदर हमें ऐसा बैटरी ऑल्टरनेटिव चाहिए जो कि फॉरेन जियोपॉलिटिकल इश्यूज से थोड़ा सा बचाव रखे, हमारा थोड़ा सा शील्डेड रखे उससे, और हमें एक न्यू सोर्स ऑफ बैटरी चाहिए, है ना, जो कि हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें वो चीज प्रोवाइड करके दे रहा है, वही हमारा ऑल्टरनेटिव है। यही है इस टॉपिक का मतलब, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज। बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखेंगे। अब मैंने आपको बताया लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इंपोर्ट्स 100% ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, ये आपकी बैटरी बनाने में काम में आता है, तो हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर ससेप्टेबल टू दी जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, कि हमारे तक लिथियम पहुंचेगा, वो कंट्री देगी नहीं देगी, राइट, इस टाइप की चीजें। हेंस ये आपकी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट बन जाती है हमारे लिए, इट्स अ चैलेंज। प्लस आपका प्रीलिम में ये पूछ सकते हैं, सीधा सवाल आ सकता है दैट इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 50% ऑफ लिथियम रिजर्व्स, है ना, ऑफ द लिथियम मेटल, है ना, इस टाइप का जो आपका सवाल है वो कुछ बन सकता है। 100% इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आप स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चे, 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग इज कंसंट्रेटेड इन चाइना। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। लिथियम आयन की बात कर रहे हैं बच्चे। सप्लाई चेन्स भी इसकी बहुत लिमिटेड है, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। अभी थोड़ा सा लिथियम के बारे में फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं, प्रीलिम में काम में आ सकता है। लिथियम क्या चीज है बच्चे? इट इज अ नॉन फेरस। सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहां पे, मेरे साथ साथ में पढ़ लेना तो अभी याद हो जाएंगे। नॉन फेरस, सॉफ्ट, सिल्वरी व्हाइट, एल्कलाई मेटल। ठीक है, ये एसिडिक नहीं है ना, एल्कलाई है। हालांकि बेसिक अगर लिख के आएगा तो बेसिक पे आप टिक मार सकते हो, अगर एल्कलाई मिसिंग है ऑप्शन में। अगर एल्कलाई ऑप्शन में है और सवाल इस पे आ गया तो एल्कलाई पे टिक मारिएगा। नोन एज व्हाइट गोल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, है ना, ऐसा करके आपको सवाल जो है वो आपको देखने को यहां पे मिल सकता है बच्चे। आगे चलते हैं। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, ये देखिए बच्चे, अगेन इट्स अ फैक्चुअल थिंग।
लाइटेस्ट मेटल, लोएस्ट डेंसिटी, ये यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट डेंसिटी का उन्होंने बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट एंड हाईएस्ट डेंसिटी, और ऐसे दो दो ऑप्शन करके उन्होंने दे रखे थे, उसमें से सही ऑप्शन था लिथियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पूछा जाता है, एचसीएस वाले इसको खासकर नोट कर लीजिए, है ना। आपका तो पेपर बहुत जल्दी है अभी, है ना, तो आपके लिए ये काम में आ सकता है। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, मेटल की बात हो रही है बच्चे, एलिमेंट नहीं, मेटल। ठीक है बच्चे, लोएस्ट डेंसिटी अमंग सॉलिड एलिमेंट्स। इसके बाद में हमारा क्या हाईलाइट होता है, लिथियम ट्रायंगल करके एक टर्म है बच्चे। लिथियम ट्रायंगल एक रीजन को बोला जाता है, ये एंडियन रीजन है जहां पे एंडीज माउंटेन्स है, एंडियन रीजन है। कौन सी 3 कंट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व बच्चे, एबीसी, एबीसी से याद रखना है आपने, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। तो एक सवाल आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि 3 आ गए ना, चौथा डालेंगे उसके अंदर, तो आपको याद रखना है कि एबीसी इज द पार्ट, है ना, और इसके अलावा कोई आता है तो वो आप ऑप्शन उसको जो है एलिमिनेट कर देना। नाउ सी, ये लिथियम ट्रायंगल है जहां पे ग्लोबल रिजर्व्स हैं सलार्स की फॉर्म में, सॉल्ट पैन्स, जब सब चीजें इवेपोरेट हो जाती है जो बचता है उसको सलार्स बोलते हैं। ये रिजर्व्स हैं। प्रोड्यूसर कौन है ये देखिए बच्चे, ये बहुत केयरफुल रहिएगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, नंबर 2 पे चिले, देन यू हैव चाइना एंड अर्जेंटीना। आपको बस ऑस्ट्रेलिया याद रखना है कि नंबर 1 पे एबीसी में से कोई कंट्री नहीं है बच्चे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज योर सोडियम आयन बैटरी, जिसको SiB सिब्स भी बोला जाता है। ये आपका स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव बनता है। क्यों? क्योंकि सोडियम अबंडेंट है, लिथियम कंसंट्रेटेड है, तभी मैं आपको बोल रहा था लिथियम इज कंसंट्रेटेड लेकिन सोडियम इज अबंडेंट। सोडियम कहां कहां मिलते हैं आपको एक बार सोर्सेज देख लीजिए। NaCl, ये नमक आपके घर के टेबल पे पड़ा होगा ये, ठीक है। रॉक सॉल्ट, वहां से आप ले सकते हो, ये नेचुरली अकरिंग है सोडियम क्लोराइड के डिपॉजिट्स, ठीक है बच्चे। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में सी वाटर, इसकी भी कोई कमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसको मरीन सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। किस बेसिस पे ये आ रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है मेक्स अप टू 85% ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, यहां लिखा हुआ है 85% ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। और कितना है ओशन के अंदर सॉल्ट, अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऑफ द ओशन इज सॉल्ट। तो 3.5% का 85% तो आपका सोडियम क्लोराइड ही है। तो सोडियम आपको इतनी मात्रा में मिलता है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि अबंडेंट है, उसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड सोर्स जो एक्चुअली आपके कमर्शियल यूज में आता है, बैटरी बनाने में काम आएगा, दैट इज योर सोडा ऐश, ठीक है। ये एक मिनरल है, सोडियम कार्बोनेट, ये उसका फॉर्मूला है बच्चे Na2CO3। ये याद रखना कि CO जो है वो कैपिटल्स में है, ये CO स्मॉल में नहीं है, वो कोबाल्ट बन जाता है बच्चे। तो यूपीएससी वगैरह में और इनमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, यूपीएससी में नॉट पर्टिकुलर, बट आपके जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा होता है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कौन सा है इसमें से, है ना। और उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देंगे, वो Na2CO को छोटा कर दिया एक में, है ना, एक में कुछ और कर दिया, इस टाइप की चीज़ें, 3 को 2 कर दिया, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सोडियम कंपाउंड। ये आपको एक ओर से मिलता है, वो कौन सी ओर है मुझे एक बारी जरा नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए बच्चे। एक बारी फटाफट से इसको कंपेयर कर लेते हैं, 10-15 सेकंड 30 सेकंड और लगाते हैं इसके ऊपर। रॉ मटेरियल इस बैटरी का लिथियम आयन का क्या है, लिथियम कोबाल्ट एंड निकल। इसका क्या है, सोडियम विच इज अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। ये आपको भारी मात्रा में मिलता है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में सोचते रहना, अभी सिर्फ कंपैरिजन देखते हैं हम इसका, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, इसकी ज्यादा है इसकी कम है। तो एक तो आपको सीधा यही सवाल पूछेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फिगर्स, ये ज्यादा कम में याद रखना है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है। कम एनर्जी डेंसिटी होगी मतलब आपको ज्यादा बड़ी बैटरी लगेगी सेम काम करने के लिए, इसीलिए ये फेल होता है। इसीलिए मैं आपको सोलर का एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी जगह पे ये सोडियम बैटरीज यूज हो सकती हैं सिर्फ जहां पे बैटरीज बस पड़ी हैं एक जगह पे। गाड़ी वाड़ी में यूज करोगे तो वो जगह खाएंगी, है ना। अगर आपने सोलर प्लांट लगाया है घर के ऊपर तो वहां पे बैटरी का साइज जितना मर्जी बड़ा आप रख सकते हो, ज्यादा इशू नहीं आएगा उसमें, राइट। उसमें आपको महंगी लिथियम बैटरी रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। और अगर इसकी हम 1-2 बातें और करें, वो ये है कि इट इज, ये इस वाले को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा हजार्डियस है, बिकॉज ये 0 चार्ज पे नहीं आप ट्रांसपोर्ट कर सकते, ये चार्ज होएगी ही नहीं लोकेशन पे जाके। हाउएवर इसको आप 0 वोल्ट के ऊपर ट्रांजिट कर सकते हो। एक इसमें छोटा सा पॉइंट और है कि कमर्शियल स्टेटस, लिथियम आयन की जो स्पेसिफिकेशंस है ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं, इसकी डिमांड ऑलरेडी है। सोडियम बैटरीज की एज ऑफ नाउ डिमांड नहीं है। तो प्रीलिम के अंदर आपके जो है इसके अराउंड ही कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। लिथियम का मैंने बता दिया आपको प्रोड्यूसर और लिथियम ट्रायंगल, सोडियम का मैंने आपको बता दिया, सोडियम के आपको सोर्सेज बता दिए। मेंस के अंदर अलग किस्म से पूछा जाता है, मेंस के लिए हमने अलग डिस्कस किया था, वो हमारी एक डिटेल्ड क्लास का पार्ट बनता है। तो अगर आप भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे,
अभी के लिए आप मेरी बात पे ही फोकस कीजिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज है हमारी बच्चे जो लास्ट वीक में आई है, दैट इज द अग्नि 3 मिसाइल का आपका सक्सेसफुल टेस्ट फायर। अग्नि 3 मिसाइल अपने आप में भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बाद में, प्लस हमारे साथ में जो क्राइटेरिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के वो भी साथ में थोड़े थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं। हो सकता है एग्जाम में HCS के अंदर, PCS के अंदर आपसे पूछ लिए जाए प्रीलिम्स के अंदर। आइए बच्चे देखते हैं। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 3 मिसाइल, ठीक है, फ्रॉम दी ITR चंदीपुर या चांदीपुर, जैसे भी प्रोनाउंस करना है। ये HCS वाले पूछ सकते हैं, उनकी टेंडेंसी रहती है इस टाइप के सवालों को पूछने की, देयर इज अ चांस, इसलिए बस मैंने आपको मेंशन कर दिए। ज्यादा इसको वोसिफरसली बढ़ चढ़ के याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही बस जितना का आपको पता होना चाहिए उतना ही आपने इसमें ध्यान देना है। किसने डेवलप किया? DRDO ने डेवलप किया, और कोई एजेंसी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। DRDO ने किया, किसी और के साथ कोलैबोरेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। DRDO के थ्रू ये डेवलप हो रखी है, ध्यान रखिएगा इसमें। टाइप देखिए, अगर आप इसमें टाइप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप 2 स्टेज्ड, इसमें देखिए कीवर्ड्स हैं बहुत सारे, तो साथ साथ रहिएगा। 2 स्टेज्ड सॉलिड फ्यूल्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। अब अगर एग्जामिनर बनाना चाहे ना बच्चे, तो यहीं से बहुत सारे सवाल आपको बनते हुए दिख जाएंगे, है ना, कि 2 स्टेज को 3 स्टेज कर दिया, या सिंगल स्टेज कर दिया, सॉलिड फ्यूल्ड को सॉलिड लिक्विड ऑल्टरनेट फ्यूलिंग कर दिया, कुछ भी और कर दिया। तो आपको ये याद रखना है कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड सरफेस टू बैलिस्टिक मिसाइल, तो मोस्ट मतलब यही होती है, सरफेस सरफेस ही होती है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है बच्चे। रेंज कितनी है इसकी? 3000 से 3500 किलोमीटर, विच फॉल्स अंडर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी। मिसाइल कैटेगरी एक बार आप यहाँ पे देख लेना, बाकी कैटेगरीज मैंने लिख दी हैं। हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? हम बच्चे इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी आपकी रेंज बनती है 3000 से 5500 किलोमीटर। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये क्राइटेरिया कभी कभी आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिख जाता है। US की वेबसाइट्स 3500 से शुरू करती हैं। वर्ल्ड का कोई कंसेंसस नहीं है इस डेफिनेशन पे, ये DRDO के थ्रू ये आपका क्राइटेरिया है जो वो अपने आर्टिकल्स में छापते हैं। हेंस हम इसी को फॉलो करेंगे, अगर सवाल आएगा तो हम इसी को मार्क करेंगे। यही है जो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, इसी के पक्ष में जाएगा बच्चे। वॉरहेड कैपेबिलिटी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर, इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ठीक है बच्चे। तो इसके ऊपर आपका जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, इनमें से कहीं से भी आ सकता है। आई डोंट थिंक कि आप इसके सवाल नहीं कर पाओगे, ये बहुत इजी है, आपको आना चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं बच्चे। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये वैसे तो आपका जो है ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट ज्यादा हुआ है, पर हम इसको इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम फोकस करेंगे GCC के ऊपर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ऊपर, कि क्या चीज है, कब फॉर्म हुआ था, मेंबर्स कौन है इसके, ठीक है। हम थोड़ा उस एंगल से इसको ज्यादा कवर करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना अभी सिर्फ इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर बात हुई है कि हम किन टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे। इट्स अ लीगल थिंग, अभी तक कुछ भी ग्राउंड पे इसका कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर सवाल कुछ आएगा। इट्स जस्ट अनदर FTA हम डिटेल में देख चुके हैं। एक वीडियो है इंडिया यूरोपियन यूनियन के FTA के ऊपर जो हमने डिटेल में कवर करी थी, उसका लिंक भी आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, राइट। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वाली वीडियो देखिए, आपको FTA समझ में आ जाएंगे कि क्या होते हैं, इंडिया यूरोप का समझ में आ जाएगा। वही चीज़ को बाकी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। उस समझ को, टर्मिनोलॉजी हर किसी की थोड़ी बहुत अलग अलग होती है कि किस कंट्री से डील कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो बेसिक आपका अलग हो सकता है। बेसिक चीज़ें सब कुछ सेम रहेंगी, FTA सेम रहेगा, वहाँ से पढ़ सकते हो आप, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। India and ये GCC have signed the TOR for the negotiating a comprehensive FTA। ये बेसिक सा है इसमें, राइट। ट्रेड स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं हम GCC के। उससे पहले GCC देख लो क्या है। इट स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1981 में। एक तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गल्फ अगर नाम में आ गया तो कौन से एरिया की बात हो रही है? ये गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? सऊदी अरेबिया, UAE, बहरेन, कतर, कुवैत, ओमान। मैंने सुना है यहाँ पे बड़े बड़े राजा हैं जिनके पास चांदी की छतरियां हैं, ठीक है। ये अभी जो मैंने बात बोली है ये थोड़ी देर में रेलिवेंट हो जाएगी, अभी के लिए इतना ही रखो। फॉर्म टू प्रमोट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑर्डिनेशन अमंग दी गल्फ अरब स्टेट्स, ठीक है बच्चे, स्टेट्स। तो ये आपका बेसिक सा किसके अराउंड होगा कि GCC क्या है, कब फॉर्म हुआ। अगर HCS में क्वेश्चन आता है तो इसी के अराउंड आएगा, मेंबरशिप के अराउंड आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो मैं आपको बता दिया कि वहाँ पे बड़े बड़े राजा होते हैं जिनके पास में चांदी की छतरियाँ होती हैं, सिल्वर अम्ब्रेलाज होती हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ बार बार। अभी देखिए,
एक बारी बस ट्रेड स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए फटाफट। इंडिया, और अगर उसकी हम बात करें तो इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट करता है 56 बिलियन का, इंपोर्ट करता है 121 बिलियन का। बहुत ऑब्वियस रीजन है कि ये गैप क्यों है ना? मेरे को एक बारी कमेंट में बताइए कि क्यों है ये गैप। गल्फ कंट्री से हम ऐसा क्या भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे पास में नहीं है, और उसके बिना कंट्री चल ही नहीं सकती, है ना? क्या है वो चीज़, क्या हम इंपोर्ट करते हैं, क्यों है ये गैप, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर रीजन जो है, जीसीसी की बात करें, इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 16% ऑफ योर ग्लोबल ट्रेड इंडिया का। ठीक है बच्चे, अभी हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि वहां के जो किंग्स हैं, बिग किंग्स ओन क्वालिटी सिल्वर अम्ब्रेलाज। फिर से देखिए, बिग किंग्स ओन क्वालिटी सिल्वर अम्ब्रेलाज। सो दीज आर दी कंट्रीज। ये आपकी मेमोरी ट्रिक है बच्चे जीसीसी के लिए, है ना? कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपकी देख लीजिए, बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। हो सकता है तो इसको यहीं पे याद कर लो, नहीं तो लिख लो कहीं पे, ये कभी भी बुरे वक्त में आपको काम आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी इस टाइप की न्यूज़ आती है जिसमें मेंबर्स वगैरह को याद रखना पड़ता है और ये सब है, हम उसको इसी तरीके से कवर करें, है ना? इजी हो जाता है। तो याद रखिएगा, बिग किंग जोन क्वालिटी सिल्वर अम्ब्रेलाज, ये इसका जो है आपका एक छोटा सा निमोनिक बनेगा, बढ़िया सा। आगे चलते हैं बच्चे, अगेन वेरी कलरफुल टॉपिक। अभी मैं बताऊंगा क्यों कलरफुल है। इंडिया नेदरलैंड्स ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 2023 के अंदर यूपीएससी में 2 सवाल आए थे, 2025 के अंदर 1 सवाल आया था। ठीक है, यानी कि ये हॉट टॉपिक है अभी का। एनर्जी ट्रांजिशन भी कर रहे हैं हम, हमें रिन्यूएबल्स में भी जाना है, राइट? तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलरफुल क्यों है मैं बता देता हूं आपको। बेसिक समझ लो। अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी से हाईलाइट हुआ है, लेकिन जाएगा ये इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, इंडिया एंड नेदरलैंड्स ने ये कॉपरेशन डील साइन करी है इन क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। कैसे? थ्रू लॉन्चिंग ऑफ इंडिया नेदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम, है ना? तो ये अगर फेलोशिप प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली किसी एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये पर्टिकुलर डील जो है वो एक्चुअली में आप होती हुई देखोगे प्रैक्टिकली, राइट? हेंस ये भी वही चीज़ है। अभी हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ, क्यों मैं बोल रहा था ये कलरफुल टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सवाल आ चुके हैं। यूपीएससी अगर पूछेगा तो बड़ा इजी सा कोई दोबारा सवाल पूछ सकता है, या वो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि कौन सी स्कीम्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, इंडिया की पॉलिसी क्या है, या तो उसके अराउंड जा सकता है, राइट? अगर नहीं होगा तो देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की कैसे फॉर्म होती है, किसको क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज होती है, अगर जिसको बच्चे को नहीं पता, मैं अभी बेसिक में बता देता हूँ। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम में आता है ना? उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक है कि आप वाटर के अंदर करंट पास कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए वाटर की। तो एक आपके जो बीच में कैथोड्स एनोड्स होते हैं, एक के ऊपर आपका ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है और एक के ऊपर हाइड्रोजन। वी कैप्चर दी हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, तो वो हाइड्रोजन को हम किसी भी फ्यूल में किसी भी तरीके से यूज करते हैं, इट बर्न्स, है ना, एंड गिव्स आउट एनर्जी। ठीक है बच्चे, इतना बेसिक सा है। If we talk about green hydrogen, the electricity used for the electrolysis, right? वो पर्टिकुलर चीज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रिन्यूएबल से आना चाहिए, तो जो आपकी हाइड्रोजन बन रही है वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। इतना ही है। आपने सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि आपकी जो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन के केस में, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी रिन्यूएबल सोर्स से आई है, तो दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। आपकी इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी हो। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। अब अगला देखिए, पिंक हाइड्रोजन। इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर, तो उसको हम बोल देते हैं पिंक हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, एक आप देखिए येलो हाइड्रोजन, एक है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर द सोर्स में भी। आपने ग्रिड आपके वहां पे मेंटेन्ड है, ग्रिड के ऊपर आपने अपना प्लग लगाया उसके अंदर, है ना, अपनी मशीन चलाई इलेक्ट्रोलिसिस की, तो उसको हम बोल देते हैं येलो हाइड्रोजन। तो ये तीन जो आपकी हाइड्रोजन है बच्चे, यहां देखिए, यहां ध्यान से, ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड है, ग्रीन, पिंक एंड येलो। एक तो प्री का सवाल आपका यहां बनेगा, है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड हाइड्रोजन या इज नॉट अ इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड हाइड्रोजन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा सवाल ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इतने सारे कलर है,
बीच में और डाल दें, हम ऑरेंज डाल दें, ग्रीन तो है ही है, ऑरेंज अज्योर कलर डाल दें, इसके अंदर हम मजेंटा कलर डाल दें, है ना, मरून कलर डाल दें, है ना, तो हम वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां पे अगर वो ऑप्शन डाले साथ में टर्कोइज हाइड्रोजन डाल दे तो दिमाग घूमने वाली चीज नहीं है। अब बाकी देख लो फटाफट से। ग्रे हाइड्रोजन क्या चीज है, इसके अंदर आपका एसएमआर होता है, स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, लिटरली हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टीम को मिथेन से पास कर दिया जाता है और आपके पास में हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग से निकल आती है और उसका बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रोसेस में याद रखने की जरूरत नहीं है ना। और ये आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है ना। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम ग्रे हाइड्रोजन। तो लेकिन अगर आपने जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करी है, वो कैप्चर कर ली, जो रिलीज करनी थी वो कैप्चर हो गई जाने से पहले, राइट, तो उसको हम बोल देते हैं आपका ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन में सिर्फ कार्बन कैप्चर का अंतर है, ठीक है बच्चे। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा वी हैव टर्कोइज हाइड्रोजन जो कि आपकी पायरोलिसिस मेथड से आता है, मीथेन पायरोलिसिस। ज़्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली हीट कर देते हो उसको इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हाइड्रोजन में टूट जाता है, यू बेसिकली ब्रेक इट, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्कोइज। लास्ट आपका है ब्राउन एंड ब्लैक, ये आपका कोल गैसिफिकेशन के थ्रू बनता है। इन्हीं बेसिस पे आप ये भी जज कर सकते हो कि CO2 एमिशन किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, एक बारी यहाँ से अब उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चे आज के। अगेन ये पर्टिकुलर टॉपिक हर साल इन्हीं दिनों के अराउंड थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होता है, ज़्यादा स्टडीज इसमें आती हैं, ठीक है। दिस इज द डूम्सडे ग्लेशियर, राइट, जिसको हम थ्वाइट्स ग्लेशियर भी है वो बोलते हैं। एक तो यही सवाल बनेगा आपका सीधा, ये पर्टिकुलर ग्लेशियर की एक बारी लोकेशन देख लीजिए बच्चे। दिस इज योर एंटार्क्टिका, दिस इज द ईस्टर्न एंटार्क्टिका, दिस इज द वेस्टर्न एंटार्क्टिका। तो ये वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर कौन सी एरिया में हुआ, इट इज इन दी वेस्ट एंटार्क्टिका। एक तो सवाल यहीं पे बनेगा, वो है ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है, उसमें इसको घुमाया जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या करेक्ट अबाउट द थ्वाइट्स ग्लेशियर, और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो वेस्ट को ईस्ट कर देगा, है ना, और आपसे सवाल इस हिसाब से पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चे इसमें। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पर्टिकुलर ग्लेशियर ना इट इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड थिनिंग एंड रिट्रीट, है ना, जिससे आपका ग्लोबल सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। वो देख लेते हैं सी लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है। इनफ आइस टू रेज लेवल बाय 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर तक ग्लोबल सी लेवल राइज करना, उतना इसमें डूम्सडे ग्लेशियर में वाटर जो है वो कैप्चर्ड है, जो कि रिलीज हो गया, तो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूट्स 4%, एक ही ग्लेशियर 4% एनुअल ग्लोबल सी लेवल राइज, ठीक है बच्चे। आइस डिस्चार्ज नियरली डबल्ड इन 30 ईयर्स, इसीलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डूम्सडे ग्लेशियर है, राइट, क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ एंटार्क्टिक आइस लॉस। तो ये आपसे इसके ऊपर 2-3 जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चे। अदर देन दैट लास्ट में आपको यही कहूंगा कि आई होप कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत सही तरीके से चल रही होगी, राइट। कोई भी प्रेशर मत लेना, बहुत कामली करना। आप खुद समझ सकते हो कि कामली किया हुआ एग्जाम वर्सेस पैनिक में डर में किया हुआ एग्जाम, बेटर एग्जाम कौन सा होगा, यू चूज योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज UPSC अखाड़ा।